महाराष्ट्र में एक महिला को 15 मिनट के अंदर एक के बाद एक कोरोना वैक्सीन की 3 डोजेज देने का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे थाने में एक चौंकाने वाली घटना के बाद काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ है। वैक्सीनेशन की लापरवाही की सारी हदें थाने महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर ने पार कर दी। थाने महानगर पालिका ने पूरी घटना को इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी के हंगामे के बाद बाकायदा जांच के आदेश दिए गए और जांच के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। वैक्सीनेशन सेंटर 1, महिला 1 और वैक्सीन की डोज 3, वो भी 15 मिनट के अंदर। बहुत नाइंसाफी है, लेकिन नाइंसाफी से ज्यादा ये मामला लापरवाही का है, जो ठाणे महानगर पालिका के एक वैक्सीनेशन सेंटर में 25 मई को सामने आया तो हड़कंप मच गया। जिस किसी ने ये खबर सुनी वो दंग रह गया। आनन फानन में प्रशासन की तरफ से महिला के घर डॉक्टर भेजे गए और अधिकारियों ने खोज खबर ली और दावा किया कि महिला बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन तब तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इस पर सियासी घमासान मचना भी शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मामले की महानगर पालिका के कमिश्नर से मिलकर शिकायत की। एका महिलेला 3 इंजेक्शन 5 मिनिटात दिली गेली आपल्या केंद्रावरला, तिची जबाबदारी कोण घेणार? बीजेपी का आरोप है कि वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी अनुभवी होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे? यही नहीं, वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारियों को इस बात का एहसास कैसे नहीं हुआ कि वो एक ही महिला को 3 बार टीका लगा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने मामले की जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो दोषी अधिकारी है, जिनके वजह से एक ही लेडी को एक ही जगह पे 3 बार वैक्सीन दिया गया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की वजह से राजनीतिक घमासान छिड़ गया था। अब एक ही शख्स को 3 वैक्सीन देने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस महिला को वैक्सीन दी गई है उसके पति थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी हैं। इसी वजह से उसके पति शिकायत भी दर्ज नहीं करा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने के मेयर ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आणि याच्यामध्ये मला कुठं काही करायचं नाही, मी कुठेही तक्रार वगैरे केलेली नाही, कारण की मी स्वतः पेशंट आहे, मला हायपरटेन्शनचा त्रास आहे, त्यामुळे मी कुठेही काय केलेलं नाही आणि मला कुठेही काय करायचं नाही आहे। ठाणे महानगर पालिका का दावा है कि ऐसी गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि डॉक्टरों और टीकाकरण में शामिल कर्मचारियों को साफ साफ निर्देश हैं कि एक शख्स को एक ही वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि मेयर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस पर मचे बवाल को उन्होंने सियासी साजिश करार दिया है। राजनीति में भांडवल करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए कोई लोग आज उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऑफिसर के ऊपर डाल रहे हैं, सत्ताधारी के ऊपर डाल रहे हैं। कौन सा भी ऑफिसर और राजनीति को सत्ताधारी महापौर करके हम लोग बोलेंगे नहीं किसी को एक बार 3 बार वैक्सीन दो। अगर वो सिस्टर की अगर गलती है तो उस पर ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन इसका राजनीतिक भांडवल करना गलत है। वैक्सीनेशन में लापरवाही के आरोपों पर घिरी महानगर पालिका इस मामले पर सफाई देती नजर आई। महिला और उसके पति ने भले ही किसी से इस मामले की शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन इस घटना ने महानगर पालिका और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि हंगामा मचने के बाद मामले की जांच के लिए एक टीम बना दी गई। प्राथमिक रिपोर्ट में कि ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं हुआ था, तो इसके लिए हम लोग एक समिति स्थापन करके फिर से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक महिला को कोरोना वैक्सीन की 3 डोज एक साथ देने की खबर जिसने भी सुनी वो काफी ज्यादा हैरान है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। कोरोना की जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि सरकार देश के हर एक नागरिक को वैक्सीनेशन देने के लिए बाकायदा एक बड़ा अभियान भी चला रही है। ऐसे में किसी इंसान को डोजेज ज्यादा देने से उसकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है, साथ ही साथ वैक्सीन के अभियान का रोड़ा भी है। यूपी के टॉप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने अदालत से अपील की है कि उसे वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी कैदियों को मिल रही हैं। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक भावनाओं की वजह से उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी में सीजीएम कोर्ट के सामने अपना दर्द बयां किया है। एम्बुलेंस को निजी वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से मुख्तार की पेशी हुई। सुनवाई शुरू होते ही गैंगस्टर मुख्तार ने जज से कहा कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
वकील रणधीर सिंह के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से अपील की है कि जेल में उसकी बैरक में टेलीविजन लगवाया जाए। उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड ने रोज फिजियोथेरेपी करने को कहा था, इसलिए जेल में उसकी फिजियोथेरेपी की सुविधा दी जाए। मुख्तार ने आरोप लगाया कि बांदा जेल प्रशासन ने फिजियोथेरेपी की इजाजत नहीं दी है। गैंगस्टर मुख्तार ने कहा कि फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो उसकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेडिकल बोर्ड ने सलाह दी है, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वह उनकी फिजियोथेरेपी रोज की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने अदालत में पेशी के दौरान खुद को लाचार दिखाने की कोशिश की है, जबकि यूपी लाने से ठीक पहले पंजाब में जेल से अदालत तक का सफर वो बाराबंकी की नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस में करता था। ये मामला सामने आने के 2 दिन बाद ही वो एम्बुलेंस पंजाब में हाईवे किनारे लावारिस हालत में मिली थी। बाराबंकी के एक हॉस्पिटल के नाम पर ली गई एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के पास कैसे पहुंची? मुख्तार अंसारी उसका इस्तेमाल निजी वाहन के तौर पर किस तरह से कर रहा था? जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मुख्तार के वकील ने इसे लो एविडेंस का मामला यानी कि सबूतों के अभाव का मामला बताया और मुख्तार अंसारी से कहा कि सबूतों के अभाव के बावजूद भी सियासी वजहों से उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। यानी कि एक गंभीर अपराध को मुख्तार अंसारी का ग्रुप एक सियासी मामला बताकर प्रचारित कर रहा है। गैंगस्टर मुख्तार ने अपने लिए टीवी की मांग करते हुए एक हैरान कर देने वाली दलील दी है। उसने बाराबंकी के सीजेएम से कहा कि बांदा जेल प्रशासन ने उसे बिल्कुल तन्हाई में रखा है। ऐसे में वो अकेला रहता है, जबकि बाकी कैदियों के बैरक में टीवी लगे हुए हैं, इसलिए उसे भी जेल में टीवी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। हालांकि मुख्तार अच्छी तरह जानता है कि वो सामान्य कैदी नहीं है, इसलिए उसे बाकी कैदियों से अलग रखा गया है, क्योंकि पुलिस के रजिस्टर में उसके गुनाह बेहद संगीन धाराओं में दर्ज है। जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा निजी प्रयोग में लाई जा रही थी, उसके आधार पे कई सारे लोग जो उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराने में और एम्बुलेंस को यूज करने में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी की इसी केस में कल जुडिशियल रिमांड थी 29 तारीख को, और उसके बाद 5 जुलाई तक का डेट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी और फिजियोथेरेपी वाली सुविधा मिलेगी या नहीं, इस पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी, क्योंकि एम्बुलेंस केस में पुलिस उसके बाकी साथियों को तलाश रही है। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को उम्मीद है कि गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ एम्बुलेंस केस में कई ठोस सबूत हैं जो उसे सलाखों के पीछे रखने में मददगार साबित होंगे। यानी बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। दिन रात उसकी निगरानी होती है और हर मिलने वाले पर भी नजर रखी जाती है। यानी कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ रहा है। अंसारी ने पहले भी जेल की सजा काटी है, लेकिन उस दौरान उसे जेल में सारी सुविधाएं मिलती रही हैं। पहली बार ऐसा है कि मुख्तार अंसारी एक कैदी की तरह जेल में बंद है, इसलिए उसे जेल की दीवारें उबाऊ और ऊंची नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाने के बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। राजभवन और राज्य सरकार में लंबे समय से तनातनी रही है और इस बीच ममता बनर्जी ने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे हवाला जैन केस का जिक्र किया है। ये उस दौर में जब उनके कई नेताओं के खिलाफ नारदा सिंह मामले में खुद हियरिंग चल रही है। दूसरी तरफ राज्यपाल चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तल्ख तेवरों में उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर सियासी हिंसा को लेकर के सवाल उठाया है और दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक राज्य में हो रहे करप्शन और राजनीतिक हिंसा के चर्चे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत अपने पूरे शबाब पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यपाल पर संगीन इल्जाम लगा दिए। हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ।
सोमवार की सुबह बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपना तीर चलाया तो शाम होते होते राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. दरअसल इस सारे सियासी बवाल के पीछे की एक वजह पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ NHRC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो रिपोर्ट जो अब गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में 5 सदस्यीय टीम ने कहा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसे न रोक पाने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। इस टीम के सदस्यों ने न्यूज़ 18 के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि बंगाल के एक इलाके में इस टीम के सदस्यों के साथ कुछ लोग बदसलूकी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर NHRC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 5 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी। अभी तो रिपोर्ट दिया है, अधिकारियों की चर्चा करके जो भी कार्रवाई भारत सरकार का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो करना है। कमेटी के सदस्यों ने 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियो का बारीकी से अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की गई है। इतना ही नहीं, NHRC की टीम वहां पर लोगों से भी मिली। इसी बीच NHRC के एक सदस्य ने खुद न्यूज़ 18 के साथ वो वीडियो साझा किया था जिसमें पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त हिंसाग्रस्त क्षेत्र में टीम के साथ बदसलूकी का मंजर दर्ज है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद भी NHRC की उस टीम में शामिल थे जिसने बंगाल का दौरा किया था। खुद आतिफ ने न्यूज़ 18 को बताया कि NHRC के सदस्य के नाते वो जाधवपुर में दंगा प्रभावित इलाके में दौरा करने गए थे। वहाँ गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल PM को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा। नो वन इज प्रेजेंट हियर। बंगाल हिंसा पर 5 सदस्यीय कमेटी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 9 पॉइंट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने में राज्य सरकार नाकाम रही। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में फेल रही। वहीं चुनाव के बाद हुई हिंसा संगठित हिंसा थी। निर्दोष लोग निशाने पर थे और हिंसा करने वाले अपराधी माफिया डॉन जिनका पुलिस रिकॉर्ड है। खास पार्टी के लोगों को निशाना बनाकर हमला किया गया। पुलिस ने लापरवाही की और न्याय मांगने वालों के खिलाफ उल्टा केस दर्ज किया गया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। घर छोड़कर पलायन करने वालों के घरों को जला दिया गया। खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीने गए। वहीं कार्ड वापसी के लिए तोलाबाजी की धमकी भी दी गई। कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्रियां भी मिली। चुनाव केरला में भी हुए, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुआ। कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां TMC नहीं थी। लेकिन जहां TMC थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ। कमेटी के सदस्यों का दावा है कि NHRC की टीम CRPF की सुरक्षा लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी और सच को अपनी आंखों से परखने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है जिसमें कई साक्ष्य और सबूत शामिल हैं। अब गृह मंत्रालय को ये फैसला करना है कि ममता सरकार के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासत दोबारा गर्म होगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब के विधानसभा चुनाव में जीतने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब में भी हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उनके इस ऐलान के साथ ही पंजाब की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चुनावी वायदा है जिसने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सरकार की गद्दी तक पहुंचाया था। इस समय पंजाब की सरकार वैसे भी अपनों के साथ साथ जनता के निशाने पर भी है बिजली को लेकर। ऐसे में जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद पंजाब की सरकार को दिक्कतें हो सकती हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के 3 वादों ने पंजाब की सियासी फिजाओं में सरगर्मियों को और तेज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पहला वादा किया कि पंजाब में हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा वादा किया कि पंजाब में पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वहीं तीसरा वादा था कि पंजाब में लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल। और उनका कनेक्शन बहाल होगा, जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली। यानी दिल्ली वाले फॉर्मूले की बदौलत अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी मुफ्त बिजली का दांव खेला है। लेकिन दिल्ली से ये दांव कैसे अलग है, इसे खुद अरविंद केजरीवाल समझा रहे हैं। दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली, हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए। सीएम केजरीवाल के मुताबिक इससे पंजाब के 80% लोगों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो पुराने सभी बिजली के बिलों को माफ कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पंजाब दौरे में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली के साथ साथ बिजली के बकाया बिलों को भी माफ करने का ऐलान किया है। यानी महंगी बिजली के जो झटके जनता अभी तक झेल रही थी, उन्हें भी माफ करने का वायदा चुनावी अखाड़े में किया गया है। जाहिर है ऐसे समय पर यह वायदा किया गया है जब जनता महंगी बिजली से परेशान है और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बिजली के मुद्दों पर कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का मुफ्त बिजली और बकाया बिलों को माफ करने का वायदा चुनावी खेल में बड़ा उलटफेर कर सकता है। दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और पानी का जनता से वादा किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की थी। दिल्ली में फिलहाल लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है, जबकि पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। यही वजह है कि अब ये मामला सियासी खींचतान का सबब भी बन गया है। जो ये 300 यूनिट की बात करता, 300 यूनिट हमने आज से 15 साल पहले शुरू कर दी थी। हम तो आगे तो बताएंगे इसमें और क्या बढ़ोतरी करेंगे। केजरीवाल साहब की पहली गारंटी सुन के विरोधी खेमा डरा हुआ है, घबराया हुआ है और वो 300 यूनिट की फ्री बिजली को लेकर झूठ फैला रहे हैं। ये तो फ्रॉड आदमी है, वहाँ फ्रॉड बातें करने के लिए गया है और मैं लोगों के सामने इसलिए दिल्ली में आया हूँ ताकि देश उसका चेहरा देख ले। जो पंजाब में झूठ बोलने गया है, दिल्ली से उनका चेहरा दिखाने के लिए देश को आया हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब की सत्ता तक पहुँचना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वो वायदा किया है जो जनता से सीधा सरोकार रखता है। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि मुफ्त बिजली देने के उनके वायदे से पंजाब की करीब 75% जनता को बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा। जाहिर बात है चुनावी अखाड़े में ये वायदा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि किसी भी राज्य का चुनाव सिर्फ एक वायदे के बूते नहीं जीता जा सकता, लेकिन ये बिजली एक संवेदनशील मुद्दा है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस और अकाली दल को भी बिजली के मुद्दे पर बड़ी प्लानिंग करनी होगी।